अपन उसका कराएंगे वोटिंग, इस पे फिर वोटिंग करूंगा। ये है इस पे। चलिए अब हमारे आचार्य हो गया माननीय मंत्री जी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज राजस्थान के इतिहास में, इस पवित्र सदन के इतिहास में एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर अनेक माननीय सदस्यों ने राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर अपनी बात कही और इसमें करीब 24 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब विषय और विषातंत्र भटक कर किसी ने बात कही, वो आपके संज्ञान में है, लेकिन मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विषय अंतर्गत बात कही, इस बिल के संबंध में बात कही, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बात तो कुछ और कही, मन में कुछ और था, किया कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, याद करो वो दिन। आज आप कुछ बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है, और आपको ये अधिकार आपकी जनता ने दिया है। आपके जनता के इस अधिकार पर आप जो जो बोले हैं, कृपया खुद जाके विचार करना कि लोकतंत्र के उन सेनानियों को जो अपने लिए नहीं जेल गए, उनका खुद का उसमें कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने तत्कालीन किसी कानून को भंग नहीं किया था, लेकिन एक कालखंड आया, एक ऐसी काली रात आई, उस रात में एक ऐसा आदेश पारित हुआ कि पूरे देश को जेल में परिवर्तन कर दिया गया था। पूरा देश जेल में जेल खाना बना दिया गया था। हम उस संबंध में बात करने के लिए आज आए। अगर आपको ये लगता है, मेरे जितने भी प्रतिपक्ष के साथी बैठे, मैं उनसे आज निवेदन करता हूं, अपनी अंतरात्मा को जाके घर जाके देख लेना, अपनी अंतरात्मा से पूछना। अगर आपको लगता है कि 21 तारीख की रात को जो इमरजेंसी लगी थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला था, जो जनप्रतिनिधियों को जेल में डाला था, मैं अभी आपका उसका जिक्र करूंगा, जिन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अगर आप उसको ठीक मानते हैं तो आपकी जनता को विचार करना पड़ेगा कि हम किस जनप्रति को जीत करके, जीता करके कहां भेजा है। हाँ, हो सकता है आप हमारी विषय से, हमारे मत से समर्थित नहीं हो, ये बात सही है, लेकिन यहां बोलते बोलते किसान आंदोलन, एमएसपी, समर्थन मूल्य और बिजली, मणिपुर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज आश्चर्य हो रहा था कि किस बिल विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आत्मा कहां चली गई थी जब इतने सारे बोल रहे थे, और जब हमारे विधायक बोल रहे थे तब आपको व्यवस्था का प्रश्न याद आ रहा था, अपने साथी बोल रहे तब आपकी व्यवस्था कहां गई थी। व्यवस्था का प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है, स्कोप ऑफ डिबेट 86 पेज पे आप देखिए। मेरा निवेदन यह भी है ये मैंने व्यवस्था कि ये माननीय सदस्य मैंने व्यवस्था दे दी। मेरा आपसे यह भी निवेदन है, आखिरकार ये बिल लाने की, आखिरकार ये नोटिफिकेशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी बैकग्राउंड है, ऐसी कौन सा तथ्यात्मक विवरण है, ऐसी कौन सी हिस्ट्री है जिसको प्रभु अपने आप लाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज का ही दिन, आज का ही 21 मार्च क्यों स्वतः ही अपने आप इस राजस्थान की विधानसभा में आया? और आज से पहले, ठीक 50 साल पहले, इसी 21 मार्च 1977 को इस देश ने इस काले दिवस का अंतकार हुआ था और स्वतंत्रता के खुले आचरण में सांस ली थी, और आज ये दिन आया है तो प्रभु अपने आप करता है। और जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो उसमें विश्वास नहीं करते हैं, उनको ऐसा ही सबक मिलता है जैसा अब मिला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान रक्षा की बात करने वाले लोगों से मैं आज निवेदन करूंगा नम्रता से
संविधान की कॉपी हाथ में रखकर प्रोपोगेंडा करने वालों से मैं आज निवेदन करूंगा कि अगर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय पारित कर दिया, आज तक होता आया है, हमारे आपके खिलाफ भी हो सकता है, हमारे खिलाफ भी, किसी के खिलाफ कोई चुनाव जीता हो, कोई चुनाव हारा हो, रिट याचिका हुई हो और रिट याचिका स्वीकार हो गई हो, और रिट याचिका स्वीकार होने के उपरांत एक विश्वव्यापी जननेता का, राजनारायण जी का कोई उद्बोधन आया हो और उद्बोधन के बाद में आपको ये लगे कि अब हमारी कुर्सी के सारों पैर हिल गए हैं और आप जो एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में आज आपसे निवेदन करूंगा। क्या न्यायालय के निर्णय का सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए था का नहीं? क्या वो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया मेरिट पर सभी पक्षों को सुनने के उपरांत उसका मान और सम्मान करना चाहिए था कि नहीं? उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप उसमें अपील में गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में आपको ये कहा कि आपकी रिट याचिका, आपका जो कथन है, आपका जो अपील है वो सुनने योग्य, हम इसमें सुनेंगे। और उन्होंने आपकी प्रार्थना पर यह आदेश दिया कि आप पार्लियामेंट में अपीयर हो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। उसके बाद उस निर्णय को नहीं मानने का कारण क्या है वो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। क्या आप न्याय संविधान में विश्वास करते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करने का क्या कारण था, यह भी मैं आज से जानना चाहता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्णय को नहीं माना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं माना और आपातकाल जैसा काला कानून और किस तरह से किया गया वो आज आपके सामने है। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसमें विपक्षी पक्षकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध माना गया और ये कहा गया कि चुनावों में भयंकर धांधली की गई है, चुनावों में इस तरह से ये अनियमितता की गई है और उस चुनाव को अवैध रद्द कर दिया। अगर आप संविधान में विश्वास करने वाले होते तो कहते ठीक है साहब, आपका फैसला हुआ, हम आइंदा चुनाव लड़ लेंगे या जो भी हमारा वो लड़ लेंगे, या इससे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता, उसका इंतजार कर लेते। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी आपने अभी बहुत आरोप लगाए हमारे ऊपर आपकी पार्टी को फायदा देने के लिए, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पूरी ध्यान से सुन रहे हैं आज, राजनारायण जी किसकी पार्टी के थे? राजनारायण जी का जो नेता थे वो कौन सी पार्टी के थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका दायर की थी उन्होंने और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से भ्रष्ट आचरण का उपयोग किया, यह आरोप लगाया था और इस आरोप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सही मान करके निर्णय दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या उसके बाद भी आप कहोगे संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं? 12 जून को 1975 क्या हुआ? 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और हमारे 3 वरिष्ठ न्यायाधिपति थे जिनका सर्वोच्च न्यायालय में होना था, वो आपने नहीं होना दिया। संविधान की रक्षा करने वाले और संविधान हाथ में लेकर फिरने वालों से मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों उनको डिबार किया गया था? इसीलिए कि उन्होंने फैसला आपके खिलाफ कर दिया था। उन्होंने फैसला आपके खिलाफ नहीं किया था, आपके आचरण के खिलाफ किया था, जो अनियमित अपने उसके खिलाफ किया था, न्याय के अनुसार किया था, संविधान के अनुसार किया था। मैं ये भी जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पक्ष में कर रहे हैं वो राज्यपाल बन रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, संविधान में विश्वास करने वाली, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, न किसी व्यक्ति में विश्वास करती है और न किसी और में विश्वास करती है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति को मौका मिलता है, उसमें भजनलाल भी मुख्यमंत्री बन सकता है और जोगाराम पटेल भी संसदीय कार्य बन सकता है। हम एक परिवार की लोक लोकप्रियता नहीं करते, एक परिवार को नतमस्तक नहीं होते, काम करते हैं और अपना मौका मिलता है। आपके यहाँ तो क्या होता है वो आपके सामने मैं नहीं बोलूंगा, मुझे छेड़ो नहीं तो आपके पास वाली कुर्सी से क्या दर्शी था, अब आप कितने खुश हो रहे हो पास वाली कुर्सी पे अदर्शी होने के बाद, इसलिए मेरे को मत छेड़ो, सारा पत्ते खुल जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आपकी। मेरा दूसरा निवेदन यह भी है माननीय अध्यक्ष महोदय,
प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी वैधता पर सवाल उठाए और उसी के कारण जो आज की हमारी न्यायपालिका में वी.आर. कृष्ण अय्यर जैसा जज और उन्होंने फैसले में दिया स्थगन आदेश, जैसा मैंने उसका जिक्र किया अभी आपके सामने। उसके उपरांत जेपी आंदोलन हुआ, विरोध हुआ और विरोध के कारण ही अराजकता का माहौल बता करके झूठ मूठ में कोई अराजकता नहीं, शांति व्यवस्था, लोकप्रिय नेता, उसके उपरांत उन्होंने सबको जेल में डालने का कार्रवाई प्रारंभ की और उसी की कालावधि, उसी की अवधि से, उसी के परिणाम से ये मैं आज आपके सामने बोलने के लिए खड़ा होता हूं। अगर आपकी चली होती तो शायद मैं आज बोलने के लिए खड़ा भी नहीं होता और आपका भी क्या होता शायद पता नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। आप बाबा साहब का नाम बार बार लेते हो, संविधान का नाम बार बार लेते हो, मैं इसी का आपका जवाब दे रहा हूं। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती थी, पर आपने उस पर काला धब्बा लगाया। तो भारत में हमेशा लोकतंत्र मूल्यों और संवाद का संवर्धन हुआ करता था, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। इसीलिए ये आज का विधेयक आपके सामने लाने की जरूरत पैदा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे लोग बोल रहे थे, जब कह रहे थे विषय से बाहर है, अब आप आपातकाल पे बोल रहे हो, बिल पे बोल रहे हो, ये तो बता दो। हाँ, ये बता रहा हूँ। हाँ। ये लोकतंत्र सेनानियों का बिल क्यों आया? ये लोकतंत्र सेनानियों का बिल क्या आया? इसका एम एंड ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेताजी, समय निकालकर राजनीति छोड़कर इसको पढ़ा तो करो कभी कभी। ये एम एंड ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये एम एंड ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। चलो चलो, इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई और वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था। तब तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। बोलने की स्वतंत्रता बंद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बंद, पत्रकारिता का स्वतंत्रता बंद और जो बोले वो जेल में। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में एक अन्याय काल था, एक काला दिन था, एक काला कालखंड था। इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय के कांग्रेस सरकार के कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया, क्रूर और निंदनीय। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मिसा लगा दिया, बदलाव कर कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतों में मिसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए, जमानत नहीं मिल पाए। मीडिया को सच लिखने रोकने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिलीफ एक्ट लाइव प्रेस काउंसिल की स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया। प्रेस काउंसिल रिलीफ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोफेशनल मैटर का प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस काले कालखंड में संविधान का 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां संशोधन किया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों का लक्ष्य था कि सारी शक्तियां हमारे पास ही रहे, एक व्यक्ति के पास आ जाए, एक नेता के पास आ जाए, न्यायपालिका का नियंत्रण हो, संविधान पर मूल सिद्धांत ही खत्म कर दिए जाए। ऐसा करके नागरिकों के अधिकार को दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया गया। और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, उसी के परिणाम है कि आज हम जीवित हैं और बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कभी जाके देखे घर जाकर, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी
और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो किसी भी लोकतंत्र के विरोध का उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही भावनाओं से भरी हुई भयंकर कुरीतियां लेकर आई, जिसे गरीब, दलित और वंचितों को जीवन तबाह कर दिया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बात पर विश्वास करें, उस वक्त मैं कॉलेज, स्कूल से निकल के कॉलेज में गया ही था। जब मैं गांव गया, बाजरी बहुत बड़ी बड़ी खड़ी थी, उस समय का था, और लोग करके बाजरी के 15-15 दिन तक बाजरी के अंदर ही रहते, वही चुपते थे। मैंने पूछा कारण क्या है, इस घर पे क्यों नहीं रह करके वहां जाकर के फसल में रात को क्यों रहते हैं? तो बताया है कि नसबंदी कर देते। मैं नसबंदी क्यों करते हैं? आपको तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आप तो कुंवारे हैं। कि वो कोई नहीं देखते हैं, वो तो पकड़ा और किया, टारगेट पूरा करना है, ये इसीलिए की बातें हैं, ये मेरी खुद की देखी हुई बातें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1975 से आप वहीं रहे या घर गए? आप वहां रहे या घर गए? ईमानदारी से बताना। हाँ, मैं तो कॉलेज गया। हाँ, तो फिर देख लो, कॉलेज गए तो इसे गलत आरोप मत लगाओ। आप खुद ही कॉलेज जा रहे हो, तो फिर कौन पकड़ रहा है? इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार धोबी की जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी, शहरों पर अतिक्रमण याद कर लेना। अगर मैं आज कोई सत्य हो मेरी बात को, जोधपुर का घंटाघर मैदान, छोटे छोटे व्यापारी वर्षों से पीढ़ियों से दुकानें लेकर बैठे थे। इमरजेंसी में दौरान उनको इस तरह से तहस नहस किया गया, आज तक नहीं वो संभल पाए, आज तक नहीं संभल पाए। नसबंदी आज दिन तक, आज ही लोग याद करते हैं। नसबंदी का नाम दे, किसी माननीय सदस्य ने बताए, नसबंदी के 3 दलाल, जो भी नाम दिया, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता। नसबंदी के 3 दलाल कौन कौन थे भाई? अब सारे वो तो भगवान को प्यारे होंगे, उम्र आएगी तो जाएगी। नाम पर मनमानी सरकारी कुरीतियों को जेल लपड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसी वजह से ये लोकतंत्र की हत्या हुई, इसीलिए कानून लाना पड़ा। मैं दूसरा जो निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से, आप याद करना, जयनारायण जेपी के नाम से संपूर्ण क्रांति को हिला के रख दिया था उन्होंने। तत्कालीन सरकार है, आतंकवादी सरकार, तत्कालीन जो भी किस तरह से निर्णय लेने सरकार को हिला कर रख दिया। उनके साथ कौन था? ऐसे आम जन थे, कोई राजनीतिक दल नहीं था, आम जन थे। जहां वो पटना में उनकी रैली याद करो, कभी देखो इतिहास में जा करके कि उसका पटना की रैली याद करो, उनका अभिभाषण याद करो। ऐसे ही उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। याद है कि नहीं है? सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, और उसी का परिणाम आज है कि वो सिंहासन खाली हो गया। वो जो भी परिणाम हुए वो भुगत लिए। आपको याद होगा कि अभी आपने कहा था कि प्रचंड जीत के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में वापस आई थी। याद करो दिन 1977 में पूरे उत्तर भारत में सिवाय एक नाथुराम जी मिर्जा के सिवाय पूरे उत्तर भारत में आपका चूपड़ा सब हो गया था। वो क्यों नहीं याद करते हो? वो भी बता रहा हूं, अभी तो शुरू हुआ हूं। जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध करने का नारा दिया। यह संपूर्ण क्रांति का प्रमुख आंदोलन का रंग बना था। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार मुझे गिरफ्तार, उन्होंने क्या कहा था? यदि सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र को मरने नहीं दूंगा। मैं लोकतंत्र को, यह है जयनारायण जी का कहा हुआ नारा। अटल बिहारी वाजपेयी थे, तत्कालीन विपक्ष में थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया तो क्या कहा था? याद रखो, भारत माता की जय बोलना अगर अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। और हम भी आज कह रहे हैं भारत माता की जय बोलना अपराध है तो हम बार बार करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। तानाशाही का आपातकाल के दौरान वाजपेयी जी को भी गिरफ्तार किया, जेल में डाला गया। तानाशाही का निश्चित, क्योंकि लोकतंत्र कैद नहीं किया जा सकता था, श्रीमती इंदिरा गांधी का आलोचना करते हुए बयान दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाला था। स्वतंत्रता सेनानी में क्यों बने? मैं निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनप्रतिनिधियों के अलावा जो हमारा प्रेस मीडिया था, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी आप दुहाई देते हैं, राम नायक गोयका पत्रकारिता का काम के सत्ता सवाल ने पूछा था, उनके साथ चापलूसी नहीं करूंगा, लिखूंगा तो निर्भीक पत्रिका से लिखूंगा, इंदिरा गांधी की चापलूसी नहीं करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस से उन गिने चुने अखबारों में से कहा था जिसको आपातकाल का करोड़ विरोध किया था।
कुलदीप नैयर, अभी किसी माननीय सदस्य ने उनका नाम भी लिया था, कुलदीप स्वर्गीय कुलदीप नैयर का। कुलदीप नैयर ने कहा था, हमने वो दौर देखा है जब एक कलम की स्याही को जंजीरों में जकड़ दिया गया था, वो दौर पे ये कुलदीप नैयर का था। आपातकाल दौरान प्रेस पर लगी सेंसरशिप को बयान दिया मोरारजी देसाई ने कहा था, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आघात था, लेकिन ये जनता की शक्ति थी जिसने उनको उखाड़ फेंक दिया और अब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी। मित्रों, बीबीसी में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, इन सब के लिए भी उन्होंने लिखा कि ये आपातकाल है, ये काला दिवस था। मैं इस मौके पर इतना भी निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निर्णय के विरुद्ध ऐसा है आप कंटिन्यू करो। मैं कंटिन्यू करूं, पर मैं थोड़ा सा निवेदन करूं। आज अनेक माननीय सदस्य खुश हो रहे हैं जो उस समय उस उम्र के नहीं थे, और उनको पता लग रहा है कि हमारे कुछ लोगों ने, सभी नहीं हो सकते कांग्रेस के, आज याद करो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से 1 मिनट विषय से आते हुए बात कह रहा हूं, याद करो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय संजीव रेड्डी को खड़ा किसने किया था और उनके खिलाफ फखरुद्दीन अली अहमद को खड़ा किसने किया था, ये कांग्रेस पार्टी वाले जवाब देवे। वो लोकतंत्र की दुहाई, मैं नहीं कहता इस बात को, इसलिए मैंने कहा एक लाइन के लिए। हमें इतना ही नहीं, ये जो निर्णय हुआ राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी को 12 जून को, उस निर्णय को लड़ने के लिए इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया था। याद करो वो दिन, अयोग्य घोषित किया गया था। और आपातकाल लागू मूल अधिकारों का निलंबन किया, विशेषकर संविधान के 19 और 20 की प्रेस की, मीडिया के सबको समाप्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में हमारे अनेक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया था। देश सेवा में लगा, सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जो संगठन है वो विश्वव्यापी संगठन है, जो किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता है, सिर्फ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भारतीयता की बात करता है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ अपना प्रचार नहीं छोड़ा। इस अवधि में मूल निवासी जितने भी लोग थे, आपातकाल की अवधि दौरान रक्षा के लिए जेल गए, किसी को 107 में डाल दिया, किसी को मिसा में डाल दिया, किसी को IDR में डाल दिया, किसी को भारतीय दंड संहिता में डाल दिया, पर सभी ने जेल के अंदर एक ही संकल्प लिया, शायद मर जाएंगे इस लोकतंत्र के लिए, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने टोटल 1140 राजस्थान में थे। मैं कॉलेज गया था। मैंने जेल की बातें नहीं की, मैं तो आपके इमरजेंसी में जो नसबंदी में रात को फेलों में सो रहे थे उनकी बात की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप ही कहीं नहीं कहीं किसी फसल में छुप करके बचे होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, नहीं तो आप भी अंदर ही होते। ये मुद्दे से नहीं भटकने वाले। चलो, नेता प्रतिपक्ष कितनी कोशिश करो, ये मुद्दे से नहीं भटकने वाले। आप मुद्दे पे बोलते रहो। राज्य में वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने 12 सितंबर 2008 को प्रथम बार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान देने हेतु राजस्थान मिसा वो DRI बंदियों को पेंशन के नियम बनाए 2008 में। और आपने क्या क्या अभी बताऊंगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की आज्ञा 38/2009 द्वारा दिनांक 16/9/2009 को राजस्थान मिसा और DRI पेंशन बंदियों का निरस्त कर दिया। क्या कारण था, क्या आधार था, क्यों किया? सिर्फ इसीलिए कि ये लोग लोकतंत्र के सेनानी हैं, इन्होंने भयंकर तकलीफ सही है, जेल में रहे हैं, प्रेस की आवाज उठाई है, आजादी की आवाज उठाई है, लोकतंत्र की आवाज उठाई है। इसीलिए ना साथ ही साथ सेनानी नियम 2000 निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात हमारी सरकार ने आदेश दिनांक 14/3/2000 से इन नियमों को पुनः दिनांक 1/2/4 से प्रभावी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये DRI बंदियों को पेंशन 2008 में 3 बार 4 बार थोड़े से जो डेवलपमेंट हुए, 28/2/2014 को लोकतंत्र सेनानी व दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्नी पति को 12,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान एवं रुपए 1200 चिकित्सा सेवा नगद देने का, और 30 अप्रैल 2014 तक प्राप्त आवेदनों पर 1 जनवरी 2014 से पेंशन लागू की गई। उसके बाद 28/12/2017
14 के बाद सीधा 17। लोकतंत्र सेनानी के संबंध में शासकीय अभिलेख उपलब्ध न होने पर स्वयं का शपथ पत्र मान्य किया, लेकिन उसके साथ निरुद्ध रहे 2 निशाबंदियों द्वारा आवेदक के कैद में रहने की अवधि तक युक्त प्रमाण पत्र व लोकसभा विधानसभा के भूतपूर्व वर्तमान सदस्य का प्रमाण पत्र साथ लगाने पर सफिशिएंट मान लिया। 4/7/2018 मीसा व डीआरई कानून के अलावा सीआरपीसी की धारा 107, 116, 151 आपातकाल के दौरान 1 माह तक निरुद्ध रहे व्यक्तियों को भी ये इसके लिए पात्र माना गया, पेंशन के पात्र माना गया। नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त वाले होने वाले राष्ट्रीय समारोह में इनको सम्मान के साथ सम्मानित करने का और उन्हें समारोह में बुलाने का निर्णय लिया गया। और लास्ट में 23/8/2018 लोकतंत्र सेनानी व दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्नी पति को ₹20,000 मासिक पेंशन का प्रावधान एवं ₹4,000 मासिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। लोकतंत्र सेनानियों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लोकल एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया। और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में मोटे मोटे तौर पर जो प्रावधान है जिसको हम लेके आए, राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान विधेयक 2024 में लोकतंत्र के सेनानी जो भी है उनको जीवन काल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा, राष्ट्रीय उत्सव और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के ये मोटे मोटे प्रावधान है। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर दिवंगत सेनानी की पत्नी या पति को विधेयक के निम्न सुविधा उपलब्ध है: जीवन काल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता। और मैं आज अनेक माननीय सदस्यों ने ये बात रखी है कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को भी जो ट्रांसपोर्टेशन सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए, इस बारे में विचार किया जाएगा। समान राशि, चिकित्सा राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी के लिए धारा 7 में एक समिति का गठन करने का प्रावधान किया है और इस आवेदन पर जो नियमानुसार देने का वो प्रावधान है। माननीय अनेक सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है और तारासन जी जो उदयपुर शहर से माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने टोल मुक्त करने का अपना प्रस्ताव दिया है। माननीय कालीसर जी सराफ ने अनेक प्रस्ताव दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अमेंडमेंट भी दिए जिसके बारे में अभी आपसे निवेदन करूंगा। रविंद्र सिंह पाटिल ने पाठ्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को इतिहास पढ़ाए जाने का भी अपना प्रस्ताव रखा है, अपनी बात कही है। माननीय सगत सिंह जी राजपुरोहित आयुक्त आने वालों ने 3 बातें प्रमुखता से रखी है। लोकतंत्र सेनानी के पति पत्नी को सहसर के साथ उसको अटेंडेंट को भी साथ दिया जावे। लोकतंत्र सेनानी को हवाई यात्रा में छूट दी जावे। लोकतंत्र सेनानी को जेल में रहने की अवधि 15 दिन की जावे। लोकतंत्र सेनानी को आवेदन करने में 90 दिन की सीमा हटाई जावे। इसी तरह माननीय संदीप शर्मा जी, माननीय अनिता जी बदेल ने भी इन्हीं बातों को दोहराया है। माननीय अनुराग जी जीनकर है, केसाराम जी चौधरी, अनिता जाटव है, ऐसे करके कुल 43 माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ बातें जो माननीय सदस्यों ने रखी है, सुविधा उपलब्ध हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के अगर किसी अटेंडेंट को साथ रखना है या दिवंगत पति या पत्नी को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी है, हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसा माननीय कालीचरण जी ने रखा है प्रस्ताव, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो नियम बनने, इसमें हम नियम बनने का प्रावधान रखा है, अनेक बातें नियमों में आएगी और नियमों में रख करके हम पूरा प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के सेनानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत त्याग किया है, बहुत तकलीफें सही है और वो सिर्फ अपने लिए कुछ भी नहीं, परिवार के लिए कुछ भी नहीं। जिससे अभी जिक्र आया था माननीय राजेंद्र जी गहलोत का, मैं जोधपुर से आता हूँ, कभी कभी इतिहास पढ़ना, उनको घंटाघर से घसीटते हुए, मारते हुए, नाखून उगाड़ते हुए जेल तक ले गए। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है हमारे जोधपुर में। आप याद करो उनको, कभी उनके त्याग को, उनकी कितनी आहतनाएं, कितने तकलीफें आपने दी है। और माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कभी उनसे मिलकर पूछना कि इमरजेंसी के दौरान आपको घंटाघर से उठाकर आपके साथ क्या किया था, उनका आरोप बता दो, उनका दोष बता दो। दोष इतना ही है, वो युवा अवस्था में थे कालीचरण जी की उम्र के, उस जमाने में, आज की उम्र के नहीं। हम और उसी पीढ़ी के हैं। ये भी उसी पीढ़ी थे, इन्होंने भी तकलीफें सही है। ऐसे अनेक सदस्य बैठे हैं। साहब मैं तो जवान मान लेता हूँ, मेरा क्या जावे। राणो जी के जटे उदयपुर।
इन्होंने भी ऐसे अनेक सदस्य उधर भी है, आज नहीं बैठे यहाँ, ऐसे अनेक सदस्य है, उधर का मतलब उधर। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी आज इस संसार में नहीं है, उनको प्रभु स्वर्गवास का स्थान दे। और जो लोकतंत्र सेनानी आज दुनिया में है, चाहे वो किसी उम्र के हैं, उनकी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, स्वस्थ शरीर के साथ वो दीर्घायु हो, और हम उनसे प्रेरणा लें कि ऐसा लोकतंत्र पर कोई भी आघात करे तो निर्भीक होकर के कैसे लड़ते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, ये भी हमारा निवेदन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो ये लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान का विधेयक है, ये हमारा बिल 2008 से बराबर लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है को पहली बार ही आया है। बीच में कांग्रेस ने इसको विड्रॉ किया था, हमने इसको वापस लागू कर दिया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बिल में जो जनमत जानने का प्रस्ताव जिन्होंने भी अपने वापस ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया है, उनका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से बोलने के लिए बोले हैं, उनको समाप्त किया जावे। और जहां तक अमेंडमेंट का प्रश्न है, वो स्टेज आएगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में ना कहे, ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधित प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में ना कहे, ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता। विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किए गए। खंड 3 कालीचरण सराफ संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय सभा अपने मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये नियम बना करके और ये लागू करेंगे, इसलिए मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं। डॉक्टर रितु बनावत। नहीं है तो संशोधित नहीं हुआ। कुछ बोलना है प्रभारी मंत्री जी इस पे, संशोधन पे? कालीचरण जी का अलग वापस ले लिया इन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर विषय क्या बोलना वो तो सुनो अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होता है कि अनावश्यक बोलने के लिए तो बहुत आधी रात गंवा देते हैं। आवश्यक बोलने की एक भी दिशा नहीं होती। कोई सारी की सारी पुरानी हिस्ट्री खुल रही है। 50 साल हुए इस देश ने बहुत भुगता है आपको, पर अब ये देश भुगतने को तैयार नहीं है। अब देश सजग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कालीचरण जी सराफ ने जो प्रस्ताव दिया है संशोधन का, उसमें इन्होंने जो धारा 3 के में जो संशोधन दिया है खंड 3 में, और साथ ही साथ उन्होंने खंड 4 में धारा 4 के सब क्लोज 4 में जो दिया है। 3 और 4 तो आगे आएगा। हाँ, मैं 1 मिनट साथ ही बताते तो फिर बात। ये 3 है। उसमें संबंध में हम नियम बना करके, और जो आपकी भावना के अनुसार संशोधन होने चाहिए, और जो फायदा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों लोकतंत्र सेनानियों को मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि नियमों के अनुसार उनको पूरा फायदा मिले। प्रश्न यह है, खंड 3 में जो संशोधन श्री कालीचरण सराफ और डॉक्टर रितु बनावत को नहीं है, सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किए थे, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें,
ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है, खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 कालीचरण सराफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कह दिया कि नियम बना करके और इसको भी लागू करेंगे, इसलिए मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं। डॉक्टर रितु बनावत। श्री अतुल बंसाली। महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने नियम बनाकर खंड 4 के अंदर जो मैंने अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी उसके विषय में नियम बनाकर लागू करने का आश्वासन दिया है, अतः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। प्रतिशोध उत्तर बनता नहीं। इसमें मेरा इतना निवेदन है, माननीय दोनों सदस्यों ने, तीनों सदस्यों जो प्रस्ताव दिया है और इसमें प्रश्न है, संशोधन लगाने के बाद में वापस ले ले, उसके बाद मंत्री जी अभी उस पे रितु नहीं बोल बनावत का नहीं है ना। सकते। नहीं तो वो तो है ही नहीं ना सही सर, नहीं तो संशोधन तो है नहीं तो संशोधन या तो नहीं लिया मंजूर होगा या जाएगा। खारिज होगा, सदन को है ही बताना नहीं पड़ेगा ना। है नहीं तो नहीं लिया जाएगा। आप व्यवस्थाओं से चलो। सदन, अरे व्यवस्था में मंजूर आ रहा होता है, विड्रॉ कराओ। किससे मंजू बारावत से। विड्रॉ कर लिया उन्होंने? नहीं, ये अमेंडमेंट रितु बनावत ने वो कहा है ही नहीं यहाँ पे, तो है नहीं, तो संसद में तो निर्णय करना पड़ेगा क्या ना। बात हुई? इसीलिए मेरा निवेदन ये है, खंड 4 में धारा 4(4) के अंदर जो लोकतंत्र सेनानियों के पश्चात अभिव्यक्ति वैधता प्राप्त होने के पश्चात जो आपने एक संशोधन दिया है, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और नियमानुसार इस पर भी कार्रवाई करके नियमों में कहीं न कहीं करके लोकतंत्र सेनानियों को पूरा लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। अब प्रश्न ये है, ये जो संशोधन दिया है उसमें ये लिखा है कि लोकतंत्र सेनानी को जो 30 दिवस से कम समय के लिए जेल में रहा है और 1 दिवस, आपने तो कोई संशोधन दिया ही नहीं है। एक जो उन्होंने उस पर बहस नहीं है। जिन्होंने संशोधन दिया केवल वही बोल सकते हैं। नो साफ लिखा हुआ है। प्रश्न ये है कि खंड 4 में जो संशोधन श्री कालीचरण सराफ, डॉक्टर रितु बनावत एवं श्री अतुल बंसाली सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किए, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किए गए। प्रश्न ये है, खंड 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 4। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।